सौतेली माँ का प्यार। सुबह सुबह का वक्त था। हर रोज की तरह ही बबीता अपनी सगी बेटी रूही को बड़े ही प्यार से उसके बिस्तर से उठा रही थी। बबीता अपने कोमल कोमल हाथों से रूही के मुलायम बालों को सहला रही थी। बहुत ही लाड़ प्यार करने के बाद आखिरकार रूही उठ जाती है और स्कूल जाने के लिए नहाना धोना शुरू कर देती है। तभी बबीता जोर से चिल्लाकर मोना का नाम पुकारती है। मोना उसकी सौतेली बेटी थी। बबीता ने कभी भी प्यार भरी नजर से मोना को नहीं देखा था। मोना हर सुबह जब बबीता को रूही को प्यार करते देखती तो उसका नन्हा दिल मानो दर्द से पसीज जाता था। मोना को बबीता से सिवाय डांट और मार के कुछ नहीं मिलता था। रूही तैयार होकर स्कूल चली जाती है और मोना घर के झाड़ू पोछे और बर्तनों में अपना वक्त बिताती है। एक दिन रूही की तबीयत खराब होती है। उसे काफी तेज बुखार था। बबीता बार बार अपनी बच्ची को छूकर उसका बुखार चेक कर रही होती है। वो कभी उसके हाथ मसलती तो कभी उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखती तो कभी थर्मामीटर से उसके बुखार का पारा नापती। दरवाजे के चौखट से लगी हुई मोना ये सब कुछ देख रही थी। तभी उसे अपनी सगी माँ की याद आती है जो 4 साल पहले ही उसे छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। अपनी छोटी बच्ची की देखभाल के लिए उसके पिता रमेश ने दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन बबीता कभी भी मोना को दिल से नहीं अपना पाई थी। मोना को अपनी माँ की वो झलकियां याद आ रही थी जब मोना की तबीयत खराब होती थी और उसकी माँ रात रात भर उसके साथ जागकर उसका खूब ख्याल रखती थी। लेकिन आज कोई मोना का हाल तक पूछने के लिए उसके पास नहीं आता था। मोना की आंखों से दर्द के आंसू छलक जाते हैं। अपने दर्द को अपने सीने में समेटे वो बच्ची दरवाजे की चौखट से हट जाती है और अपने कमरे में जमीन पर बिछे हुए बिछौने पर बैठकर खूब रोने लगती है। अपनी सगी माँ का साया सर से उठ जाने और सौतेली माँ के आ जाने के बाद से पिता ने भी अब मोना का साथ छोड़ दिया था। बबीता मोना के साथ जैसा भी सलूक करती, मोना के पिता कभी उसे कुछ नहीं कहते थे। बेचारी मोना हर दिन अंदर ही अंदर माँ के प्यार को, उसके एक नरम एहसास को तड़प रही थी। दिसंबर के महीने में बस 4 दिन पहले ही मैं पायल मोना के सामने वाले घर में किराए के मकान में शिफ्ट हुई थी। सारा सामान अपनी जगह पर रखने के बाद एक शाम मैं अपने छज्जे पर खड़ी चाय का मजा ले रही थी। तभी मैंने देखा कि मोना की माँ उसे खींचकर थप्पड़ मार रही है और उसे बहुत डांट रही है। बेचारी मोना रोती हुई सिसकियां ले रही थी और कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तभी बबीता उसे घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है। गली के कुछ हमारे कुत्ते मोना पर भौंकना शुरू कर देते हैं। डर से सहमी बच्ची ठंडी दीवार से जा लगती है। सर्दी का कड़क मौसम और मोना के पैरों में चप्पल भी नहीं थी। उस बच्ची का ऐसा हाल देखकर तो जैसे मेरा कलेजा मेरे मुंह से बाहर ही आने को हो गया था। पर अभी तो मैं भी मोहल्ले में नई थी। आखिर में करती भी तो क्या करती। चुपचाप ये सब देखने के अलावा मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था। मैं वहां से वापस अपने कमरे में चली गई, पर मोना का वो मासूम चेहरा मेरी आंखों के आगे बार बार आ रहा था। अगली सुबह उठकर जब मैं योगा करने के लिए बाहर गई तो मैंने देखा कड़कती ठंड में मोना घर के बाहर के पायदान पर सोई हुई है। ठंड के मारे वो बच्ची बिल्कुल सुकड़ी हुई है, पर किसी को भी उस पर तरस नहीं आया। कुछ देर बाद घर का दरवाजा खुला और उसकी मां ने उसे उठाकर घर के अंदर बुला लिया और दरवाजे को एक झटके से जोर से बंद कर दिया। इसके आगे आखिर क्या हुआ, इस बात को सोचते सोचते मैं बड़ी परेशान हो गई। आसपास के कुछ लोगों से बातचीत करने पर मुझे मोना की सारी कहानी मालूम हुई। उस बच्ची का दुख सुनकर मेरी भी आत्मा रो पड़ी। एक सुबह मैंने देखा कि मोना के घर के सभी लोग तैयार होकर कहीं जा रहे हैं, पर बेचारी मोना फटे हुए कपड़े पहने और पैरों में टूटी चप्पल पहने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी माँ
उसे उंगली से इशारा करके समझाते हुए कुछ बोल रही थी। कुछ देर बाद सभी लोग गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं और मोना घर के अंदर चली जाती है। आसपास देखते हुए मैं मोना के घर चली गई और मैंने घर का दरवाजा खटखटाया। मासूम मोना ने दरवाजा खोला और बड़े ही प्यार से उसने मुझे मेरे बारे में पूछा। मैंने मोना को सब कुछ बताया और मोना ने मुझे घर के अंदर आने के लिए कहा। घर के अंदर की हालत काफी ज्यादा अस्त व्यस्त हो रखी थी। बर्तनों का रसोई में एक ऊंचा पहाड़ बना हुआ था। सारा सामान इधर से उधर बिखरा हुआ था और गंदे कपड़ों का सोफे के ऊपर ढेर लगा हुआ था। बातचीत के दौरान पता चला कि ये सारा काम मोना को अकेले करना था। अपने नन्हे नन्हे कोमल कोमल हाथों से मोना एक के बाद एक काम किए जा रही थी। कभी वो थक कर बैठ जाती तो कभी पानी पीकर एक लंबी सांस लेती और फिर से काम करने लग जाती। तभी बातों ही बातों में मैंने मोना से उसकी माँ के बारे में पूछा। माँ का नाम सुनते ही मोना एकदम सुन्न पड़ गई। उसके चेहरे पर अभी तक बातें करते हुए जो मुस्कुराहट आ रही थी वो अचानक से कहीं खो गई थी। उसकी चंचल आंखें जो अभी तक चहक रही थी उनमें दुख के आंसू भर आए थे और कपकपाते से होठों से वो बोली। मैं मोना के करीब गई और उसे कस के गले से लगा लिया। मोना बिना कुछ कहे बस मां शब्द बोलकर सिसकियां लेकर रोने लगी। उस बच्ची का सारा दर्द उसकी सिसकियां बयां कर रही थी। मैंने मोना के आंसू साफ किए और उससे समझाया। तब जाकर मोना के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फूटने लगी, जिसे देख मुझे एक राहत भरी सांस आई। ये सारी चीजें देखकर मुझे इतना तो समझ आ गया था कि मोना का जीवन बहुत ही ज्यादा कष्ट से भरा हुआ था। जिस प्यार को वो अपनी सौतेली मां में ढूंढ रही थी वो प्यार उसे मिल ही नहीं पा रहा था। पिता से भी मोना की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। घर में 2 बच्चों के होने के बावजूद जब एक को बहुत ज्यादा प्यार और एक को बस डांट और फटकार मिले तो दिल तो टूट ही जाता है। और कुछ ऐसा ही हाल मोना का भी था। पर हालात की मार और सौतेली मां के व्यवहार ने उस नन्ही बच्ची को बहुत समझदार बना दिया था और वो अपनी उम्र से ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पर लिए हर दिन अपना घर संभाल रही थी। अक्सर ही जब मोना के माता पिता और उसकी बहन घर पर न होते तो मैं मोना के पास जाकर उसके साथ काफी समय बिताया करती थी। मोना और मेरे बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। कभी कभी मैं मोना को अपने साथ बाहर भी ले जाया करती थी और कभी कभी उसे थोड़ा घुमा फिरा कर ले आया करती थी। वक्त गुजर रहा था। मैं मोना के जीवन में उसकी मां की कमी को तो पूरा नहीं कर सकती थी, पर हां कुछ हद तक उसके जख्मों पर मरहम जरूर लगा सकती थी। जहां एक तरफ मैं मोना को प्यार दे रही थी तो दूसरी तरफ बबीता बेवजह उसे मारकर फटकार कर उसके जख्मों को फिर से कुरेद रही थी। मोना पढ़ना चाहती थी लेकिन बबीता उसे घर का काम करवाने में ही उलझाए रखती थी। वो बस अपनी बेटी रूही पर ही दिन भर ध्यान दिया करती थी। रूही को अगर खरोच भी आ जाती तो बबीता का दिल थम जाता था, पर मोना का उसे जरा भी कभी कोई ख्याल नहीं आता था। एक रोज मोना की तबीयत खराब थी। उसका बदन बुखार से तप रहा था। वो अपने कमरे में बिछे बिछौने पर लेटी अपनी मां को याद कर रही थी। बबीता उसके पास आई और उसे जबरदस्ती उठाकर रसोई में ले गई और उससे बर्तन धोने के लिए कहने लगी। जैसे तैसे कर मोना ने बर्तन धोने शुरू कर दिए, पर हालात ज्यादा खराब होने की वजह से वो बेहोश होकर गिर गई। बबीता ने ऐसी हालत में भी उस बच्ची का ख्याल रखने की जगह उसे उठाकर उसके कमरे में लिटा दिया। सुबह से शाम हो गई। बेहोशी की हालत में भी मोना की जुबान पर बस मां शब्द ही आ रहा था, पर उसकी सौतेली मां को उस पर तरस नहीं आ रहा था। शाम को जब रमेश घर पर आया तो थोड़ा तरस खाकर उसने मोना को दवाई दे दी, जिसे खाकर मोना को थोड़ा आराम आ गया। सौतेली मां से मां का प्यार पाने के लिए
मोना की रूह तड़प रही थी, पर बबीता एक बार भी मोना को प्यार से गले लगाकर उसे अपनी बेटी कहकर नहीं पुकार रही थी। मैं हर दिन मोना की ये बिगड़ती हालत देख रही थी। दिल तो चाहता था कि उसे उस घर से हमेशा के लिए निकालकर अपने पास ले आऊं, पर मेरी अभी शादी नहीं हुई थी और मैं किसी भी रिश्ते से मोना पर अपना हक नहीं जता सकती थी। शायद ईश्वर ने मोना की किस्मत में ये दर्द सहना ही लिखा था। यही बात सोचकर मैं बस खुद को समझा लिया करती थी। अपनी आंखों से मोना पर होते अत्याचार देख रही थी। समाज के बाकी सभी गूंगे बहरे लोगों की तरह मैं भी सब कुछ देखकर बस शांत ही खड़ी रह जाती थी। मोना मदद भरी नजरों से कई बार मेरी तरफ देखती थी, पर मैं मजबूरी और लाचारी से बंधे अपने हाथों को एक बार भी उस बच्ची की तरफ नहीं बढ़ा पाती थी। वक्त गुजर रहा था, सब सही चल रहा था। मोना के घर के साथ में सटा हुआ एक खाली प्लॉट था, जिसमें जंगल झाड़ी के अलावा कुछ नहीं था। कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों ने उस जमीन को खरीद लिया था और वो लोग वहां पर मकान बनाने का काम शुरू करने वाले थे। दिहाड़ी पर आए कुछ आदमी उस प्लॉट में लगी घास उखाड़ने और जंगल झाड़ी काटने का काम करने लगे थे। इसी बीच एक सांप न जाने कब उन झाड़ियों से निकलकर बबीता के घर में घुस गया। रूही आराम से बैठी अपने स्कूल का होमवर्क कर रही थी और बबीता फोन पर बात कर रही थी और मोना घर का काम कर रही थी। किसी को भी घर में दाखिल हुए सांप अभी तक नजर नहीं आया था। तभी वो सांप पढ़ रही रूही के पास गया। रूही जोर से चिल्लाई और पल भर में ही वो सांप रूही के पैर पर डंक मार देता है और घर से बाहर चला जाता है। मोना ने जोर से अपनी बहन का नाम पुकारा। बबीता के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। वो अपनी बेटी को सीने से लगाए जोर जोर से रोने चिल्लाने लगती है। मोना को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आखिर कैसे वो अपनी बहन की जान को बचाए। मोना की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। सांप के जहर की वजह से रूही की आंखें बंद होना शुरू हो गई थी। बबीता जल्दी से एम्बुलेंस के लिए कॉल भी करती है, पर एम्बुलेंस को आने में भी अभी टाइम लग रहा था। मोना को कुछ समझ नहीं आता और वो बिना सोचे समझे अपने मुंह से ही सांप के डंक मारी हुई जगह पर चूस चूस कर जहर निकालना शुरू कर देती है। मोहल्ले वालों के साथ साथ मैं भी शोर की आवाज सुन मोना के घर पहुंच गई थी, जहां मोना लगातार अपने मुंह से चूसकर रूही के पैर से सांप का वो सारा जहर निकाल रही थी। कुछ वक्त बाद रूही को तो होश आ जाता है, पर बेचारी मोना की हालत बहुत खराब हो जाती है। बबीता ने अभी भी रूही को ही गले से लगाया हुआ था और उसे बेहोश पड़ी मोना पर तरस नहीं आ रहा था। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और आखिरकार मैंने मोना के लिए आवाज उठाने का फैसला कर लिया और मैंने बबीता को मोना की उनके जीवन में क्या अहमियत है इस बात का मतलब बताना शुरू किया। मेरे साथ साथ और भी कई लोग मोना के लिए आवाज उठाने लगे। कहीं न कहीं हम सब की बातों से बबीता को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। तभी वहां पर बबीता की कॉल की हुई एम्बुलेंस भी आ गई थी। मैंने मोना को जल्दी से उठाया और एम्बुलेंस में उसे लेकर अस्पताल चली गई। अस्पताल में मोना का इलाज चल रहा था, लेकिन अभी तक उसके घर से कोई भी नहीं आया था। मासूम बच्ची जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही थी। उसकी बंद आंखों में बस उसकी मां का चेहरा उसके आगे बार बार घूम रहा था कि काश उसकी मां बस एक बार उसके पास आ जाए और उसे गले से लगा ले और अपने साथ ही कहीं दूर ले जाए। कुछ घंटे बाद जब मोना को थोड़ा होश आया तो अपनी बंद आंखों से ही उसने अपने होठों से मां शब्द पुकारा। मैं पास ही बेंच पर बैठी थी। तभी बबीता आ गई और रोते हुए स्वर में उसने अपने होने की मौजूदगी का मोना को एहसास दिलाया। बबीता मोना के पास गई और रोते रोते उसके माथे को चूमा और उसके बालों में ममता भरा हाथ फिराया।
मोना ने अपनी आंखें खोली और पहली बार उसने अपनी सौतेली मां की आंखों में वो दर्द और वही प्यार अपने लिए देखा जो वो हमेशा अपनी बहन रूही के लिए देखा करती थी। बबीता रोते रोते अपनी हर गलती की मोना से माफी मांग रही थी। मोना कुछ भी नहीं कह रही थी और बस ममता से भरी उस आवाज और आंखों से छलकते उस मां के प्यार को लगातार देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मोना को उसकी बरसों की तपस्या का फल मिल गया था। वक्त आ गया था जब बबीता ने अपनी ममता के आंचल में मोना को पनाह दे दी थी। उसे प्यार से अपनी बेटी के रूप में गले से लगाया। वो भावुक नजारा देखकर तो मेरी आंखों से भी आंसू आ गए। मोना के पिता और उसकी बहन भी मोना से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे और सबने मोना को खूब प्यार किया, पर मोना की नजर बस अपनी सौतेली मां के चेहरे पर ही टिकी थी, क्योंकि आज मोना को अपनी सौतेली मां में अपनी सगी मां जो मिल गई थी, एक लंबे कष्ट भरे वक्त के बाद ही सही, पर आखिरकार मोना को उसकी सौतेली मां का प्यार प्राप्त हो ही जाता है।